गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो हमारे संविधान के पार्ट से रिलेटेड है। तो हम लोग क्या देखेंगे, पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था पार्ट 1 से लेके पार्ट 22 तक, और किस तरह से उसे याद करना था, ये सब चीजें भी हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो पार्ट 1 में किसकी बात की गई है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा देश है, जो इसकी टेरिटरी है, वो किस तरह से डिफाइन की गई और कौन कौन से आर्टिकल में इसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पार्ट वन में 4 आर्टिकल के बारे में बताया गया। देयर आर 4 आर्टिकल्स इन पार्ट 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। क्लियर? तो 4 आर्टिकल के बारे में डिस्कशन है, और इसको हम लोग पढ़ करके समझ जाएंगे कि हमारी जो टेरिटरी है वो किस तरह से बताई गई। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 1 के बारे में। व्हाट इज आर्टिकल 1? आर्टिकल 1 हमें यह बताता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है मतलब, तो आर्टिकल 1 में हमें क्या बताता है? इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब जो भारत है वो हमारा, या जो इंडिया है हमारा, वो राज्यों का एक संघ है। तो इस तरह से हमें आर्टिकल 1 में क्या क्या पता चलता है? तो आर्टिकल 1 में हमें 3 चीजें पता चलती हैं। पहला, जो हमारे देश का नाम है वो किस प्रकार से बताया गया। तो हमारे देश का नाम दोनों तरह से डिफाइन है, इंडिया और भारत। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश का नाम किस तरह से डिफाइन है, तो हमारा नाम इंडिया भी डिफाइन है और भारत भी डिफाइन है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर लिखा भी है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा हमें ये बताया जा रहा है टाइप ऑफ पॉलिटी, मतलब किस तरह का है ये हमारा। तो 2 तरह के देश होते हैं, एक फेडरेशन होते हैं, एक यूनियन होते हैं। और हमारे इसमें आर्टिकल 1 में यूनियन शब्द यूज हुआ है, संघ शब्द। संघ वो होते हैं, या जो हमारा देश है भारत, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसका मतलब ये है कि ये राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकते। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब कि स्टेट जो शामिल हुआ है वो समझौते के तहत नहीं है, सहमति या कि उससे नहीं है कि वो जब चाहे तब अलग हो जाए। हमारे देश के जो राज्य हैं वो हमसे अलग नहीं हो सकते। अब जैसे जो फेडरेशन होते हैं, तो फेडरेशन जैसे अमेरिका है, रशिया है, तो ये राज्य समझौते के तहत जुड़े होते हैं, अतः वो अलग हो सकते हैं। तो जो फेडरेशन होते हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा देश जो यूनियन ऑफ स्टेट है वो अलग नहीं हो सकता, मतलब राज्य अलग नहीं हो सकते उससे। तो ये हमें पता चलता है टाइप ऑफ पॉलिटी से, किस तरह का। तीसरी बात जो हमें ये बताई जा रही है, इसके सीमा के बारे में बताई जा रही है। जो क्षेत्र है, एरिया है, टेरिटरी हमारे देश की, वो बताई जा रही है टेरिटरी वाले पॉइंट में। थर्ड, क्लियर? कैसे बताया जा रहा है वो समझिए। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया को 3 तरीके से हमने बताया कि तीनों का सम्मिलित रूप है। एक, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, इसको हम ये भी कह सकते हैं। देखिए, अब यहां जो शब्द यूज हुआ है वो एक्चुअल में कंट्री का यूज हुआ है, टेरिटरी ऑफ कंट्री। ठीक है, पूरे देश की कंट्री, तो टेरिटरी ऑफ कंट्री टर्म यूज हुआ है। यहाँ पर देखिए आप कंट्री का यूज हुआ है, लेकिन जब ये टेरिटरी ऑफ स्टेट्स वगैरह एक शब्द आ रहा है तो आपका 2 जगहों को कंबाइन किया हुआ है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स, हमारा जो देश था उस समय 2 तरह के क्षेत्रों में बटा हुआ था मेनली, मुख्यतः अगर देखें तो। एक था जो गवर्नर की मदद से अंग्रेज जिन क्षेत्रों में शासन कर रहे थे उसको कहा जाता था प्रिंसली स्टेट, सॉरी, ब्रिटिश प्रोविंस। तो जहां पर अपने गवर्नर की मदद से जो ब्रिटिश लोग शासन कर रहे थे डायरेक्ट कंट्रोल में, वो था ब्रिटिश प्रोविंस। जहां पर राजे वगैरह थे, राजे रजवाड़े थे, यानी कि जहां पर सीधा कंट्रोल ना होकर के उन क्षेत्रों में राजा लोग भी थे, लेकिन वो मानते किसको थे? महारानी। तो महारानी वो ब्रिटेन की रानी को ही मानते थे, तो उनको जो मानते थे वो आपका प्रिंसली स्टेट कहलाता था। इन 2 क्षेत्रों को जब मिलाया गया तो उनको मिलाकर के जो शब्द यूज किया गया वो यूज किया गया टेरिटरी ऑफ स्टेट या यूनियन ऑफ इंडिया।
तो एग्जैक्ट शब्द जो देखते हैं यूनियन ऑफ इंडिया। एक और क्षेत्र था जो यूनियन टेरिटरीज था। यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित समझ सकते हैं, संघ राज्य क्षेत्र समझ सकते हैं, संघ राज्य क्षेत्र हम इस तरह से समझ सकते हैं। और इसको कहते हैं अर्जित क्षेत्र, अर्जित जो अर्जित किया गया हो, जो हमारे देश का पार्ट नहीं था लेकिन हमने उसको एक्वायर किया है, उसकी बात करते हैं। तो यूनियन टेरिटरीज कुछ थी, तो वो सब मिलकर के क्षेत्र बने। और तीसरा यूनियन, ये जो एक्वायर्ड है, इसका एग्जांपल क्या है स्टूडेंट? सिक्किम है। सिक्किम को हम लोगों ने अर्जित किया है, सिक्किम को हम लोगों ने क्या किया है? अर्जित किया है। क्लियर पॉइंट्स? तो ये आपको ध्यान है। अच्छा, सिक्किम को अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो आप लोग एक जरा पॉइंट समझिएगा सिक्किम वाले में। क्या सिक्किम क्या है कि 36वें संविधान संशोधन से 36 अमेंडमेंट से ऐड हुआ था 1975 में। ठीक है, 36वें संविधान संशोधन से ये सिक्किम हमारे राज्य में, हमारे देश में मिलाया गया था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, चलिए। तो आर्टिकल 1 में आप लोगों ने देख लिया कि आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है और इससे इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। ये बात हमें डिस्क्राइब की जा रही है इसमें। हमें इससे इसके हमें नाम का पता चल रहा है देश के, इंडिया भारत दोनों का। दूसरा, ये फेडरेशन नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसलिए राज्य अलग नहीं हो सकते। तीसरा, हमें आर्टिकल 1 से टेरिटरी के बारे में पता चलता है, इसके सीमा क्षेत्र के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 2 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 2 हमें ये बताता है कि राज्यों का विलय या इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स, मतलब हमें नए राज्यों का प्रवेश कराना है। जैसे सिक्किम, अगर हम सिक्किम वाला कहें ना कि सिक्किम का प्रवेश भारत में कैसे हुआ, तो सिक्किम का प्रवेश जो भारत में हमने कराया है, मिलाया है, तो वो आर्टिकल 2 का ही प्रयोग करके हुआ है। मतलब इसमें ऐसे प्रावधान है कि अगर वो हमारे देश का पार्ट नहीं भी था और हम उसको एक्वायर करते हैं, उसको अर्जित करते हैं, तो हम आर्टिकल 2 के तहत उसको अपने संघ में शामिल कर सकते हैं, देश में शामिल कर सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि संसद जो है वो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर विदेशी राज्य, जैसे कि सिक्किम था, तो विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं हम लोग। सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना? लेकिन हाँ, राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी आपको। एक्चुअल में क्या होता है, जिसको मिलाना होता है तो उसमें कुछ प्रावधान होते हैं। जैसे अब एग्जांपल है सिक्किम, तो 16 मई 1975 को सिक्किम का भारत में विलय हो गया। ठीक है, इसको पूरा लिख लेंगे। 36 संशोधन और 16 मई 1975 को सिक्किम भारत में मिला लिया गया। भारत में मिला लिया गया। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स, तो आर्टिकल 2 का प्रयोग करके हमने ऐसा किया। आर्टिकल 3 में क्या बात की गई है, इसमें हम लोग अपने देश के अंदर की बात करते हैं। देखो, राज्यों का निर्माण तो है, नए राज्यों का निर्माण, लेकिन वो देश के अंदर, मतलब हमने कहा था ये जो आर्टिकल 2 का प्रयोग किया वो सिक्किम को मिलाया है। तो सिक्किम उस समय हमारे भारत का पार्ट नहीं है, वो एक विदेशी राज्य की तरह ट्रीट किया जा रहा था, उसको हमने मिलाया है आर्टिकल 2 का प्रयोग करके। लेकिन अगर कोई हमारे भारत के अंदर ही राज्य है, किसी बड़े राज्य से तोड़कर हमें एक दूसरा राज्य बनाना है, जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमारा यूपी से कौन निकला, यूपी से उत्तराखंड, तो अब यूपी से उत्तराखंड आया आपका। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, 9 नवंबर 2000। तो ये अब किसके तहत हुआ होगा, ये आर्टिकल 3 का प्रयोग करके हुआ होगा। तो भारत के अंदर ही अगर हमें कोई नए राज्य बनाने हैं, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, ठीक है ना, आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया, बिहार से झारखंड अलग किया गया, ये जो भी चीजें हो रही हैं वो आर्टिकल 3 का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। तो नए राज्यों का निर्माण का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 3 करता है। किसी भी राज्य की सीमा बढ़ाना, घटाना, राज्य का नाम बदलना, राज्यों का बंटवारा, ये सब हम देखते हैं। नाम बदलने से भी है कि अगर आपको नाम बदलना है किसी राज्य का, तो हम आर्टिकल 3 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बिहार से झारखंड तो ये अलग किया गया है,
लेकिन उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा रखा गया। आर्टिकल 6 का प्रयोग, आर्टिकल 3 का प्रयोग हमने किया है। होता क्या है कि जो भी बिल राज्य से संबंधित होता है, उसको बिल को हमने प्रेसिडेंट के पास भेजा, प्रेसिडेंट एक नोटिस भेजेंगे किसको, रिलेटेड स्टेट्स को, जिससे वो चीजें संबंधित होंगी। फिर वो रिलेटेड स्टेट से मिल आके फिर लोकसभा और राज्यसभा में उसको एक सिंपल मेजोरिटी से पास करना होता है, साधारण बहुमत से। कोई हमें विशेष बहुमत भी नहीं चाहिए, एक साधारण बहुमत चाहिए हमें ये सब चीज करने के लिए। पार्लियामेंट को ये पावर है, पार्लियामेंट को ये शक्ति है करने की। और दूसरी बात, पार्लियामेंट राज्य के लिए की सहमति के लिए बाध्य नहीं है कि जैसे मान लो हमने रिलेटेड स्टेट को भेजा और रिलेटेड स्टेट कहता है भैया हम नहीं चाहते हैं या समथिंग, तो संसद बाध्य नहीं है, संसद डिसीजन ले सकती है, ठीक है ना। और फिर जैसे ही पास हो जाएगा तो वो वापस प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे और ये कानून बन जाएगा। ये ऐसे होता है, ठीक है। आर्टिकल 4 में क्या है आपका, आर्टिकल 4 में हमारा ये डिस्क्राइब किया गया है कि जो ऊपर आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 में जो भी संशोधन किया गया है वो एक्ट आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते। और इसका मतलब एक और चीज है कि आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है, मतलब ये साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। साधारण बहुमत की जरूरत होती है। अगर इसके बाहर रखा गया है तो इसका मतलब कि एक प्रकार से समझिए कि हमें विशेष बहुमत नहीं चाहिए। इसका मतलब अगर हमें किसी राज्य का नाम बदलना है, किसी राज्य की सीमा बदलनी है, कोई नया राज्य का निर्माण करना है, तो हमें एक साधारण बहुमत चाहिए और उससे हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। संसद के पास ये पावर है। तो इस वजह से हमने शॉर्ट में देखा कि आर्टिकल 1 हमें बताता है भारत राज्यों का संघ है, यानी कि इंडिया और भारत दो नाम हमें मिलते हैं। उसी में हम देखते हैं कि हमारा जो भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी राज्य टूट कर अलग नहीं हो सकते। उसी में हम देखते हैं कि हमारे इंडिया की जो टेरिटरी है वो कैसे डिफाइन की गई है। आर्टिकल 2 में हमें ये बताया गया है कि अगर कोई विदेशी राज्य है जैसे सिक्किम वगैरह और वो हमारे देश में मिलना चाहता है, नए राज्य का हमें प्रवेश कराना है, नए क्षेत्र को अपने उसमें, तो हम आर्टिकल 2 का प्रयोग करके ऐसा काम कर सकते हैं। राज्यों का विलय हम उसमें कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल 2 का प्रयोग करके। लेकिन इसके लिए आपको राष्ट्रपति को एक सूचना देनी होगी। जैसे सिक्किम को हमने मिलाया 16 मई 1975 को हमने पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दे दिया। आर्टिकल 3 हमें कहता है कि भारत के अंदर अगर हमें कोई राज्य में चेंज करना है, उसकी सीमा को बढ़ाना है, घटाना है, उसके एरिया में चेंज करना है, राज्य का नाम बदलना है, हमें एक नए राज्य का निर्माण करना है भारत के अंदर ही, जो ऑलरेडी हमारा पार्ट था, जैसे यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, एमपी से छत्तीसगढ़, तो हम आर्टिकल 3 का प्रयोग करके ऐसा काम कर सकते हैं। आर्टिकल 4 हमें क्या बताता है कि आर्टिकल 4 के तहत जो हम ऊपर के आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग कर रहे हैं, राज्य का प्रवेश करा रहे हैं या नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, हमें 368 का प्रयोग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम केवल एक साधारण बहुमत से हम ये काम कर सकते हैं। क्लियर? तो साधारण बहुमत से हम ये चीज कर सकते हैं। और क्योंकि ये आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया तो राष्ट्रपति संशोधन को जनरली नहीं रोकते हैं। क्लियर है? तो ये हमने बात की आज आप लोगों से पार्ट 1 की, जिसमें हमारे 4 आर्टिकल से आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को आगे देखेंगे कि कैसे इनका गठन हुआ राज्यों का, और जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है उसके तहत किस तरह से चीजें आगे बढ़ी, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।